तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ अलबेला उर्फ जैना दाता। आज तक मुझे आप लोगों ने अलग अलग गेटअप में, अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा। आज मैं आपके सामने एक बड़ा अजीब और अनोखा शो लेकर आया हूँ, एक पॉडकास्ट लेके। और इस शो का नाम है मन की बात, जनता के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है पूना शहर कोंडवा के एडवोकेट और कारपोरेटर गफूर पठान साहब। तो गफूर पठान साहब, आपका हमारे शो मन की बात, जनता के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गफूर पठान साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आप एडवोकेट भी हैं, आप बिल्डर भी हैं, तो क्या वजह है कि आपने पॉलिटिक्स में आपने ज्वाइन की पॉलिटिक्स को, क्या वजह है? सबसे पहले तो सलाम महाराष्ट्र चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छा पहल आपने लिया और आपके स्टूडियो में मुझे बुलाकर हौसला अफजाई और एक हमारे लिए एक अच्छा स्टेज तैयार किया। आपने जो सवाल किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जिस तरह से मैं खुद वकील हूँ और वकालत मैंने 20 साल की, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन का हमारा बिजनेस है पूना शहर में। लेकिन राजनीति पे किस तरह से आया हूँ, राजनीति में कोई मेरा इसके पहले कोई खानदानी हमारा पेशा नहीं है राजनीति। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो कौम की खिदमत करो। कोंडवा हमारा बड़े पैमाने पे इलाका है, जिस तरह से जुन्नर तालुका है हमारा, और वहां भी कोई रहबर नहीं था। कोंडवा में भी बहुत सारा मैंने उसका स्टडी किया कि यहाँ भी कोई रहबर नहीं है, तो क्यों ना यहाँ खल के खिदमत करना चाहिए। और खल के खिदमत मैंने शुरू किया। शुरू करते करते राजनीति में पहुंचा कि सत्ता और राजनीति अगर रहेगी तो हम हमारे कौम की खिदमत कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे भारतीय संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वो सत्ता में रहकर हम ला सकते हैं, इसलिए राजनीति में आना मुझे पड़ा। तो गफूर पठान साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि 2017 वाला कुंडवा और 2025 वाला कुंडवा, इसमें क्या चेंज आया, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या फर्क नजर आता है? 2017 से पहले का कोंडवा और अभी का कोंडवा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 2017 में जिस तरह से हमने कोंडवा में काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए शुरुआत की, उसके पहले 2016 में मैंने वहां एंट्री की। और पाकि आधा ईमान है, अपना कोंडवा साफ कोंडवा इस स्लोगन लेकर चले। और मुस्लिम एरिया कचरे की बदबू, तो ये पहले सबसे पहले अपना कोंडवा साफ कोंडवा में कचरे की समस्या जो थी वो बिल्कुल साफ कर दी। पुणे महानगर पालिका में सबसे पहले महाराष्ट्र में मुस्लिम इलाके में कभी भी पारितोषिक नहीं मिलता स्वच्छ का, वो हमारे कोंडवा को 2017 में स्वच्छ का पुरस्कार पुणे महानगर पालिका से मिला। और अपना कोंडवा पूरा साफ हुआ। बहुत सारे काम हुआ उस वक्त किए। जल है तो कल है, बहुत सारे लोगों की खिदमत का काम किया। पढ़ेगा कोंडवा तो बढ़ेगा कोंडवा, नशा मुक्त कोंडवा, इस तरह के अभियान हमने उस वक्त चलाए। लेकिन कोंडवा एक मुस्लिम इलाका है, कोंडवा का नियोजनबद्ध विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल हमने सत्ता में रह के आदरणीय अजित दादा पवार इनके नेतृत्व में कोंडवा का विकास करने की पहल किया। लेकिन कोंडवा के हालात, पॉपुलेशन के हालात इतने बड़े पैमाने पे पहुंचे कि अभी भी कोंडवा के रास्ते, ड्रेनेज, पानी, स्वच्छता, कचरा, आरोग्य, एजुकेशन पे हम काम कर रहे बड़े पैमाने पे। कोंडवा का पॉपुलेशन 2016 के पहले का और अभी 2025 में तिप्पट बढ़ गया है मेरे भाई, तिप्पट बढ़ गया है। आप देख रहे तो बिल्कुल ही कोंडवा हम संभाल रहे हैं। कोंडवा का विकास पूरे अंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। कोंडवा को 100% हमने गुनेगारी मुक्त किया। आए लोग कोंडवा, ये स्लोगन लेके हम चल रहे हैं। और बिल्कुल कोंडवा को आईटी पार्क में बड़े बड़े जगह पे एक नुमाइश कर दिया कि अपना कोंडवा एक बड़े पैमाने पे सुकून, आमने सुकून का है। पठान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आपका बड़ा अच्छा सा, मतलब मुझे बड़ा प्यारा लगा स्लोगन, काम बोलता है। और ये आपके अपोजिशन पार्टी वाले भी यही बोलते हैं कि काम बोलता है। तो ये जो डायलॉग है आपका, काम बोलता है, ये काम बोलता है, ये इस तरह से सामने आ चुका कि बहुत सारे सियासत में भावी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आजी माजी नगर सेवक है। लेकिन पिछले 8 साल से जो अल्लाह ताला ने खिदमत लिया कोंडवा के कौम की, इसलिए लोगों ने देखा है कि फजर के बाद में लोगों की खिदमत में, लोगों के दरवाजे तक हम पहुंचते हैं, लोगों को पूछते हैं कि क्या खिदमत करना है आपकी। वरना
नगर सेवक इस तरह के होते कि लोग हमारे दरवाजे में आएंगे, ऑफिस में आएंगे, घंटों घंटे रुकेंगे, फिर हम उनको बोलेंगे कि आज नहीं कल, लेकिन वो कंसेप्ट मैंने चेंज कर दिया। लोगों के दरवाजे में जाकर मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ, लोगों की खिदमत पूछता हूँ, और अल्लाह मुझसे खिदमत लेते। बोलते बोलते ये किस्सा हो चुका कि आखिर काम बोलता है, और आखिर काम ये बोल रहा है कोडवा में। आप छोटे से बच्चे को लेके बड़े इंसान तक, और पूना में कहीं भी पूछेंगे तो पठान आखिर काम बोलता है। इसके पहले हमारा स्लोगन चलता था अपना कोंडवा साफ कोंडवा। अब ये स्लोगन रुककर आखिर काम बोलता है, ये स्लोगन चल रहा है, और अल्लाह ने वो स्लोगन में नवाजा, लोगों की खिदमत अल्लाह ने हमसे ली। तो पठान साहब, मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछ रहा हूँ कि जो कोंडवा, क्या पूना पूना के पूरे महाराष्ट्र में काफी चर्चित सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो आपके जो मतलब अपोजिशन वाले थे, जो कुछ लोग आपके खिलाफ में थे, उन्होंने बड़ा चर्चा मचाया, बड़ा हवा हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी वो बात चली, यहां तक चली कि गफूर पठान का पद आज जाने वाला है, गफूर पठान का पद आज जाने वाला है, कल जाने वाला है। तो ये जो मसला हुआ आपके साथ में, इसको आपने कैसे फेस किया? देखो, जिसके साथ में अल्लाह ताला की मदद होती है, बिल्कुल मैं ओबीसी कैंडिडेट था, और मेरा जाति के दाखिले को लोगों ने चैलेंज किया, और राजनीति में हमेशा जो हारता है, जो पब्लिक उसको ठुकराती है, वो अलग अलग पहलू से जो ओन कैंडिडेट रहता, जो जीत के कैंडिडेट था, उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। चंद लोग पैसे के लिए हमको सताने का काम करते हैं, जाति के दाखिले के ताल्लुकात से। राइट टू एजुकेशन, राइट टू आरटीआई, ये बहुत सारे गवर्नमेंट की सुविधा है, कोई भी उठता है और राइट टू इंफॉर्मेशन में ये जाति का दाखला मांगे इन्होंने। मेरा कुछ भी पेपर खराब नहीं था, बिल्कुल मैंने सही पेपर डाले थे। जो हमारा संघ तराश, यानी मराठी में उसको तो दगड़ फोड़ो, इसको लेके लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किया, लेकिन भारतीय संविधान ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 91, 95 में मुसलमान समाज को ओबीसी में, बहुत सारे 91 जमात को ओबीसी में लिया है, और ये गवर्नमेंट ने दिया है माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को उनके बिजनेस पे, उनका व्यापार, उनके चलने वाले उनके बाप दादा का जो कारोबार है, कारोबार पे जात का उसने डिक्लेयर किया है। अगर उनका नाम जात का पुड़ जात नहीं रहेंगे, सिर्फ मुसलमान रहेगा, तो इंक्वायरी रजिस्टर पे से या गांव के पुराने लोगों को या तो विजिलेंस का रिपोर्ट पे जात का दाखला देने का ये गवर्नमेंट ने मुसलमानों को खास करके सुविधा दी है। लेकिन ये लोगों ने कोई स्टडी नहीं किया, और मेरे जात के दाखिले पे या तो मेरे लिविंग सर्टिफिकेट पे या हमारे किधर भी पुड़ जात नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने सहूलत दी थी, और वो सहूलत के तहत बिल्कुल हमने 1967 के पहले के पुरावे लाए, जिसमें हमारे यहाँ पर संघ तराश इसका उल्लेख था। संघ तराश ये उर्दू वर्ड है, इसको अरबी वर्ड है, और इसको संघ तराश यानी दगड़, यानी कोरेव काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले। हमारे पहले बाप दादा पुराने ये काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवनेरी किला, वहां बहुत सारे इन्होंने काम किए, बहुत सारे वीर के काम किए, लेकिन लोगों ने इसको अफवाह बना के रख दी, और इतना तकलीफ दिया कि हमेशा लोकल टाइप पे बाइट देते थे, लेकिन इनके पास में कोई भी एविडेंस नहीं थे। पैसे के लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया, मैंने किसी को भी पैसा नहीं दिया, मैंने बिल्कुल कोर्ट की लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मेरा दाखला चैलेंज किया गया, और मेरे को बाकायदा कोर्ट ने वो दाखले को वैलिडिटी कायम रखा है, और इंशाल्लाह आज भी मेरी वैलिडिटी कायम है। चंद लोग इसको अफवाह लेकर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल ओबीसी से लड़ना है या ऊपर में लड़ना है, ये मेरी कोंडवा की आवाम तय करेंगी इंशाल्लाह। और मैं ये आपकी चिड़ों से मैं लोगों को ये सुझाव दूंगा कि आप भी आपने जात के दाखले निकाल सकते। ओबीसी में हर एक मुसलमान बैठता है, कुरैशी बिरादर रहो, सैयद बिरादर रहो, शेख बिरादर रहो, इनको 91 सरनेम को गवर्नमेंट ने जात के दाखिले के लिए उसको सहूलत दी है, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र ने पूरे देश में इसको लेके बड़े पैमाने पे लोग राजकारण कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे सुविधा ले रहे हैं। तो भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है, बाय विश हम इस देश के रहवासी है, तो हमें हक है
संविधान के तहत हर चीज हमको मिलना चाहिए। तो पठान साहब, मैं एक और सवाल करूंगा आपसे कि एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री आपके, बड़े बड़े मतलब हुकूमत आपकी समझ के चलिए, आप बड़े बड़े लीडर आपकी पार्टी के, तो क्या वजह थी कि आपको हड़ताल पर बैठना पड़ा? डीपी रोड ये कोंडवा की एक नाक है। डीपी रोड कोंडवा का एक विकास है। डीपी रोड के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हुकूमत डीपी रोड नहीं शुरू कर रही है। शिवनेरी का डीपी रोड है, ये ज्योति होटल से लेकर कुमार पृथ्वी तक, हज हाउस तक ये निकलता है। लेकिन कुछ चंद लोग चाहते हैं कि कोंडवा का विकास ना होए। और आप पिछले 50 साल का देखेंगे, मुस्लिम इलाका तंग गलियां कर कर इसको रोक दिया, इसका विकास। मैं पिछले 2017 से डीपी रोड पे कायम काम कर रहा हूँ। हमेशा हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब से गिनती किया। अजित दादा पवार साहब ने हर एक कमिश्नर को बोला, काम शुरू हो जाता है, लेकिन स्थानिक लोग जो नहीं होना चाहिए ये काम, इसका श्रेय गफूर पठान को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए स्थानिक यहाँ के पहले जो माजी नगर सेवक, पहले यहाँ की जो कार्यकर्ता और अभी हमारे जो लोग हसद जलन करते, ये लोग होने नहीं देते, लोगों को गुमराह करते, लोगों के इलीगल घर है वहां। लेकिन अभी ये काम बिल्कुल जिस तरह से आंदोलन किया गया, इसको उछलाया गया, तब जाके काम होने जा रहा है। बिल्कुल आपने पूछा कि सत्ता आपकी है, सत्ता हमारी है, लेकिन कुछ बातें इशारानुवाजा उसको जाहिर तौर पे उसको छापना पड़ता है, जाहिर तौर पे बताना पड़ता है कि आज भी मेरा काम नहीं हुआ। जब मैंने माननीय अजित दादा पवार साहब के सामने ये उपोषण कर रखा, तो दादा ने ये काम व्हायला पाहिजे होता, हे काम झालं काय नाही। कमिश्नर को दादा ने चिल्लाए और बोले कि इसका काम शुरू करो। अभी डीपी रोड का काम 70% 80% निकल चुका है। इंशाल्लाह 20% जो काम रुका है वो शासकीय मोजनी है और छोटे सी जो बातें है उसके लिए रुका है। इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने वो काम हो जाएगा और बिल्कुल डीपी रोड ये होके ही रहेगा इंशाल्लाह। हमारे आमदार साहब भी उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ में, सत्ता रहेंगे तो भी उसके लिए कुछ वक्त लगता है। और डीपी रोड जरा थोड़ा अलग विषय था, बहुत सारे लोग इस पे नाराज होने वाले थे। सियासत है, कोई किसी को नाराज होने नहीं देता, लेकिन चंद लोगों के लिए अगर ज्यादा लोग खुश हो रहे तो वो मैंने सोचकर ये काम किया। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये कहना चाहिए कि ये जो लोग आपके बीच में जो आ रहे हैं, मतलब ये कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता लोग, कहा बिल्कुल कार्यकर्ता लोग, है, बिल्कुल ये सही। चीज बोलना चाहिए। हाँ, तो पठान साहब, मैं एक बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों के अंदर एक और सवाल बड़ा मतलब जहन में कुलबुलाते रहता है, वो ये कि 2024 में जो इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन, उसमें अजीत दादा पवार ने बीजेपी को सपोर्ट किया, ठीक है। अब उस सपोर्ट के बीच में बड़े बड़े हमारे महाराष्ट्र के उलमाओं ने, बड़े बड़े मौलाना लोगों ने फतवे दे दिए कि ये क्या है, चाचा कहीं और है, भतीजा कहीं और है। और इस बीच इतने टेंशन वाले माहौल में कि जब मुसलमान वन साइड बात कर रहे थे, ऐसे माहौल में चेतन पाटिल साहब इलेक्शन लड़े और वो चुन के आए, तो आपने कैसे लोगों को इतने टेंशन में, खास तौर से मुस्लिम समाज को कैसे फेस किया? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल जीत के आ गए, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है वो, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार ये आज भी सेक्युलर है। शाहू फुले अम्बेडकर की सोच लेके चल रहे। बीजेपी से अलायंस किया एक पार्ट अलग है, लेकिन उनकी सोच आज भी सेक्युलर है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब सेक्युलर, उनके साथ में दादा, ये सब हमारा पहले से चलते आ रहा था। लेकिन सत्ता के बगैर कुछ विकास नहीं हो सकता। दादा ने देखे कि मुस्लिम समाज भी मेरे साथ बड़े पैमाने पे है, दादा ने ये भी देखे। लेकिन अगर हमको न्याय मिल सकता है सत्ता में जाकर, अगर हम सत्ता से बाहर रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और आज देख रहे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में सत्ता पिछले 10 साल में किस तरह से इसका निचोड़ हो चुका है। बड़े बड़े पार्टियां अलग हो चुकी, आज बीजेपी इस तरह से ऊपर जाके बढ़ चुकी है। और फिर महाराष्ट्र में दादा अगर बीजेपी से अपोज जाते हैं तो उसी तरह का हमारा जो विकास नहीं होना, वो चाहते हैं कि विकास नहीं होना चाहिए। विकास के मुद्दे पे आदरणीय दादा ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन दादा की जो सोच है सेक्युलर, शाहू फुले अम्बेडकर की, ये आज भी बदली नहीं है। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुकात से जब भी कुछ भी वाकया आता है, आदरणीय दादा मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का रहनुमा खड़े रहते हैं। फिर मस्जिद का मसला रहो, कब्रिस्तान का मसला रहो,
कोई अगर हमारे नबी के शान में भी अगर कोई गुस्ताखी किया, उसको भी दादा ने बोले की व्हायला पाहिजे नाही, आपण शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणीचे आहे, आपली ती विचारसरणी बदलणार नाही. जरी आपण आलाय त्यांना दिला असेल तर आपल्या विचारसरणीत आणि मुस्लिम समाजाला कधी भी डावललं जाणार नाही, मुस्लिम समाजावरती कधी अन्याय होणार नहीं, ये उनके उद्गार है. हमने व्हाट्सएप फेसबुक मीडिया पे हमेशा दादा को देखा है. जब भी मुसलमानों के मसले मसाइल आते तो आदरणीय दादा ही सबके सामने आते. ये हमने लोगों तक, कोंडवा के आवाम तक पहुंचाया. कोंडवा की आवाम भी इस तरह से बहक चुकी थी, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, ये विचारधारा दादा की, दादा पहले से, दादा के बहुत सारे वाक्य थे. डेक्कन मस्जिद का किस्सा रहेगा, कब्रिस्तान का रहेगा, बड़े बड़े एजुकेशन के मसले रहेंगे, माइनॉरिटी के ताल्लुक से रहेंगे, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से रहेंगे. हर चीज में दादा ने माइनॉरिटी के लिए अलग अलग महामंडल बनाए और दादा आज मुसलमानों का रहनुमा बन चुका है. लेकिन दादा की जो कारगुजारी है, ये लोगों तक पहुंचाने में हमारे मुसलमानों के चंद लोग कामयाब नहीं रहे, इसलिए वो मिसगाइड हो रहा है. लेकिन दादा एक ऐसा नुमाइंदा है मुसलमानों के लिए. मैं ये कहूंगा आपको, आपके चुने से, जो सेक्युलर पार्टी है, भले वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज मुसलमानों पे इतने हालात आ रहे, वो नहीं सामने आ रहे. आज मुसलमान इतना परेशान है, सेक्युलर पार्टी सामने नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? उनके हर किस्म के काम हो रहे, फिर मुसलमानों के काम के लिए सेक्युलर पार्टी क्यों नहीं आती? सेक्युलर पार्टी सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों के पास आती है और मुसलमानों को बहकाती है, लेकिन मुसलमान बहकने वाला नहीं है. राजनीति में इस तरह से नहीं होता है, राजनीति में से विकास का काम होता है. और दादा का ये जो सोच है लोगों तक पहुंचाए, तब जाके आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल ये सक्सेस हुए, विजय हो गए और उनको भारी भक्कम वोटों से मुसलमान ने वोट दिया है. पठान साहब एक बात, पर्सनल सवाल का, पर्सनल सवाल ही कि आप एडवोकेट है, आप बिल्डर है, आप कारपोरेटर है, इतना सब काम करने के बाद घर के लिए टाइम कैसे निकालते हैं आप? ये बड़ा अहम सवाल किया है. देखो, मेरे घर के लोग भी परेशान थे बहुत. मैं घर के लोगों को वक्त नहीं दे रहा था. मैंने पूरा मेरे कोंडवा के लिए मेरा टाइम वक्फ किया था. मैं सुबह फजर की नमाज से लेकर रात के 10 बजे तक मैं लोगों की खिदमत कर रहा था. मैंने बिजनेस 5 से 6 साल बीच में बंद किया था. आवाम ने भी बहुत सारे दुआ से नवाजा मुझे. लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने हो गए कि थोड़ा सा कुछ चंद लोग मुझे अच्छे मेरे सहवास में आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए. तो माशाल्लाह अभी 1-2 महीने से मैं जिम के लिए जा रहा हूँ और मेरे घर के लोग भी खुश है. घर के लोगों को भी अभी थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ. बिल्कुल हमारी टीम, मेरे पास में 18 बच्चे काम कर रहे और पूरे पेड वर्कर है, वो लोगों की खिदमत में पहुंचे. मैं अपना फजर के बाद का जो हमारा हमेशा का रूटीन है उसमें लोगों तक दे रहा. लेकिन मेरे घर वाले आज भी मेरे से इस बात से नाखुश है कि आप हमारे लिए वक्त दीजिए, बस होगा तुम्हारा राजनीति, बस होगा तुम्हारा राजकारण. लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ कि शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुझे चुना है और शायद अल्लाह ने मुझे पूरी सेहत तंदुरुस्ती इस काम के लिए दी है. ये अल्लाह की देन है और अल्लाह अपने मखलूकात की खिदमत मुझसे ले रहा है. ये मेरा आखिरत का काम है. इस नियत से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे घर के लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि शायद अल्लाह ने इस काम के लिए मैं चुना है. आप भी सब्र करो इंशाअल्लाह. क्या बात है, और वो सब्र कर रहे हैं. पठान साहब एक बात बताइए, अभी 2-4 महीनों में फिर से कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप अपने अपोजिशन में ऐसा कौन सा बंदा जिसको आप समझते हैं कि यार ये मेरे लेवल का है, इससे फाइट करने में बड़ा मजा आएगा, कौन है? नहीं, राजनीति में कभी कोई लेवल नहीं गिना जाता है. राजनीति में प्रतिस्पर्धी कौन है ये देखा जाता है. बिल्कुल मैं मेरे विकास के बलबूते पे और जो मेरा स्लोगन है आखिर काम बोलता है, आप बोलता है, और इस स्लोगन के तहत सामने वाला कैंडिडेट कौन रहेगा ये आज पता नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगाए, लेकिन जो भी रहेगा अल्लाह ताला हम सब में से जिसके हाथ से काम लेना चाहता है आखिर काम बोलता है. पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक उसी कैंडिडेट को जिता के दे देंगे जो काम करता है. जो आज 8 साल के बाद में आज सामने आ गए ये पब्लिक जानती है. जो 8 साल से खिदमत कर रहे हैं ये पब्लिक भूलने वाली नहीं है. वो जो कैंडिडेट जो आने वाले हैं वो नादान है, उनको समझ नहीं है
कि हम महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल पे पिछले 8 साल से काम कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, कि इसके अपोज में हम कैसा खड़ा रहे। लेकिन भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया है, बिल्कुल आने दो, पब्लिक उन्हें बताएंगे कि उनकी जगह कहाँ है और मेरी जगह कहाँ है। इसलिए हमेशा वो स्लोगन है, आखिर काम बोलता है। काम बोलता है। पठान साहब एक बात बताइए, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर अगर अलायंस होता है और हमारे अजीत दादा पवार अगर फिर से बीजेपी से अगर अलायंस हुए, तो आप कैसे फेस करेंगे? नहीं, हम फेस है कि सबको मालूम है कि अजीत दादा का बीजेपी से अलायंस है और हम अजीत दादा के कट्टर समर्थक है। लेकिन समर्थक इसलिए है, विकास के काम के लिए। अजीत दादा विकास के लिए बीजेपी के साथ है। मैं कोंडवा के आवाम को आपके स्टूडियो से बताना चाहूंगा कि हम कोंडवा के आवाम के लिए जिल्लत सहन कर रहे हैं। लोग हमें बोलते हैं कि बीजेपी के, हालांकि वैसा नहीं है। हम विकास के लिए राजनीति हमारे कोंडवा के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिल्लत इसलिए सहन कर रहे हैं कि सत्ता में रहेंगे तो बजट मिलेगा, सत्ता में रहेगा तो कोंडवा का विकास होगा। अगर हम सत्ता में दादा के साथ नहीं रहेंगे तो कोंडवा का विकास उसी तरह से होगा, संत गति से बोलते हैं उसको, धीमी गति से, धीमी तरह से। विकास के लिए बजट नहीं आएगा, विकास के लिए नए नए योजनाएं नहीं आएंगे, क्योंकि सत्ताधारी को बजट दिया जाता है। पिछले 7 साल में हमने देखा है कि स्टार्टिंग में हम विरोध में थे, विरोध में हमको 2 कोटी के ऊपर बजट नहीं दिया गया। मैं सभागृह में चिल्ला चिल्ला के बात करने का, 2-2 घंटे बजट पे बात किया मैंने। महापौर मुझे बोलने का आप 4 घंटे बात करो, लेकिन आपको हम बजट नहीं देंगे, आप विरोधी पक्ष में। तो मैंने देखा कि कोंडवा के आवाम को अगर विकास करना है तो दादा के साथ जाके विकास की बात होना चाहिए। चाहे अगर मैं कोई अलग सेकुलर पक्ष से चले जाता, दादा का ही पक्ष सेकुलर है, लेकिन और कोई दूसरे पक्ष से जाता जिसका अलायंस नहीं है, लेकिन बजट नहीं मिलेगा, कोंडवा का विकास नहीं होगा और मुझे प्रचार भी करने की जरूरत नहीं अगर मैं कोई दूसरे पार्टी से आता तो। लेकिन ये कोंडवा के आवाम के लिए ये राजनीति, ये चाणक्य नीति से काम करना पड़ेगा। कोंडवा किसी के भी गलत हाथ में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोंडवा की आबादी, कोंडवा का ट्रैफिक, कोंडवा की हर समस्या अभी और कंटिन्यू बढ़ रही है और ये समस्या और ये बढ़ना नहीं, इसलिए राजनीति में सत्ता के साथ कोंडवा को रखना बहुत जरूरी है। और कोंडवा जब राजनीति में सत्ता के साथ रहेगा तो कोंडवा सेफ रहेगा, कोंडवा विकास की तरफ चलेगा। कोंडवा की जो आवाम, कोंडवा के जो नौजवान बच्चे हैं, इनको अगर संभालना है तो आपको सत्ता में रहना है मेरे भाई। बिल्कुल हम चाणक्य नीति से काम कर रहे हैं, हम आवाम का सोच के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम समझदार है। बिल्कुल वो देखिए ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है। और मुझे बहुत सारे आवाम ने यही कहा कि पठान साहब, हम आपके अकेले के लिए ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी पार्टी से आओ, आपको हम वोट देने वाले, क्या आपको फिर से हम आपका नुमाइंदा, हमारा कोंडवा का विकास करने के लिए सभागृह में आपकी आवाज गूंजने वाली है। ये कोंडवा के आवाम पे मुझे भरोसा है, कोंडवा की आवाम की इजाजत पे ही मैं काम करता हूँ हमेशा। और कोंडवा के आवाम, मुझे हौसला है, मुझे भरोसा है कि कोंडवा के आवाम बिल्कुल उम्मीद है कि वो मुझे फिर से बड़े भारी भक्कम वोटों से जिताएंगे और सत्ता में फिर से भेजेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। पठान साहब एक और छोटा सा सवाल, अजीत दादा पवार ने एक जो स्कीम लाई थी लाडली बहना, तो कोंडवा की कितने परसेंट मतलब लेडीज ने उसका लाभ उठाए, फायदा उठाए? लाडली बहना योजना कोंडवा में बड़े पैमाने पे हमने सबने चलाए। बहुत सारे 40 से 50% लेडीज ने फॉर्म भरे, उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए। बहुत सारे लोगों की दिक्कत आई बैंक के, इसके उसके, वो भी हमने एडजस्ट किए। आज वहाँ कोंडवा में 7 से 8 हजार जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए आज भी आ रही। और मैं तो बोलता प्रधान साहब, यकीन मानो हमारे मतलब खानदेश में जो है ना, जैसे ही तारीख को पैसे गिरे, औरतें डरनी नहीं आदमी से, मेरा भाई पैसे भेजे ना। ऐसा बोलते थे। बाकी ये बड़ी बात है अजीत दादा की, ये जो स्कीम है ये बड़ी प्यारी स्कीम है और कई औरतों के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम है। आप हमारे शो में आए, मन की बात जनता के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे गफूर पठान साहब, जो एडवोकेट भी हैं, कारपोरेटर भी हैं, बिल्डर भी हैं और साथ ही साथ। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सलाम महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए।